हाँ जी दोस्त, तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टर्म आता है वो आता है कि कौन कौन से ऐसे अमाउंट्स है, कौन कौन से ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं जिसके थ्रू हमारे पास पैसा आता है लेकिन उसको हम डिपॉजिट नहीं मानते। तो ये जो है आपका रूल 21C के अंदर इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड 18 पॉइंट्स है, 18 इसके अंदर पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं और आपको दिमाग में इसको कहीं ना कहीं रिलेट करके रखना है, क्योंकि केस स्टडी में जब इसकी चर्चाएं होंगी तो आपको सबसे पहले यही जान लेना है कि क्या ये डिपॉजिट है। अगर डिपॉजिट है तो ही चैप्टर 5 उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, अगर डिपॉजिट ही नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं उठता चैप्टर नंबर 5 लगने का। तो अपने आप में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि किन किन चीजों को डिपॉजिट की परिभाषा से अलग रखा हुआ है। काफी आपको नेचुरल तरीके से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया, दिमाग में आपको यही सेट रखना है क्या कि जो पैसा मिल रहा है क्या वो पब्लिक से मिल रहा है, क्या वो मेंबर से मिल रहा है। अगर अदर देन दीज टू है, इनमें से भी हो सकता है पब्लिक से भी कुछ पैसा आ रहा हो, जैसे शेयर एप्लीकेशन की बात करेंगे, उस टाइम पे शेयर इशू करते हुए कुछ पैसा आता है जिनको हम शेयर अलॉट नहीं करते, तो उन पैसों को भी डिपॉजिट करार दिया जा सकता है, उसको लेके भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। पर द थिंग इज कि पब्लिक या मेंबर के अलावा अगर कुछ है तो वो तो सीधा सीधा डिपॉजिट नहीं है। बाकी पब्लिक और मेंबर से भी छांटने हैं आपको कि कौन से ऐसे होते हैं जो कि डिपॉजिट बन जाते हैं या डिपॉजिट नहीं बनते हैं। ठीक है, मेन फोकस आपका इन दोनों के साथ रहेगा। अदर देन दीज टू तो आपको इन जनरल आपको हैबिट में आ जाएगा कि ये डिपॉजिट आपके नहीं होते। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कोई भी पैसा आपको रिसीव हुआ किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी से कोई भी पैसा रिसीव हुआ और उसकी रिपेमेंट जो है वो भी गारंटेड है गवर्नमेंट के द्वारा ही। मतलब पैसा मिला और रिपेमेंट जो है वो भी गारंटेड है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको आप एक तरीके से टर्म ले सकते हो जैसे कि कुछ ग्रांट की फॉर्म में आपको कुछ पैसा रिसीव होता है विच इज नॉट योर्स, मतलब जो कि रिपेमेंट के साथ होता है, शर्तों के साथ मिलता है। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आपको ग्रांट की फॉर्म में मिला जो कि आपको लौटाना पड़ेगा और उसकी गारंटी भी गवर्नमेंट ने ले रखी है। ऑब्वियस सी बात है वो रिकवरेबल इजिली हो जाएगा। तो इस टाइप के पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं कहते। दूसरा आता है कि कोई पैसा मिला, अभी बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, आप कोई बात कर रही है कि फॉरेन गवर्नमेंट से कोई पैसा रिसीव हुआ और फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव हुआ तो वहां पे आपका फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसकी कंप्लायंसेस होना जरूरी है। तो उनकी कंप्लायंसेस होते हुए अगर कोई पैसा हमें रिसीव हुआ है जहां पे हमने उस पूरे एक्ट की सारी जो प्रोविजंस है उनको कंप्लाई किया, तो उस टाइप के पैसों को भी हम डिपॉजिट नहीं कहते। दिस इज योर सेकंड पॉइंट। फिर आता है अगला कि आपको कोई भी पैसा अपने बैंक से लिया, तो ऑब्वियसली बात है वो लोन वगैरह है। तो जो भी बैंक से हमें कोई पैसा मिला, एसबीआई से मिले या किसी और नोटिफाइड बैंक, नेशनलाइज बैंक से मिले, तो वो सारे पैसों को भी हम डिपॉजिट नहीं कहते। अगला आता है कि कोई भी पैसा हमें मिला किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एनबीएफसी वगैरह होती हैं, तो उस टाइप की कोई भी कंपनी से कोई लोन मिला है, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, किसी भी तरीके से हमें पैसा प्राप्त हुआ है, तो वो जो मनी रिसीव हुआ वो भी पैसा आपका डिपॉजिट नहीं कहलाता। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आपको पता है कि कंपनीज वगैरह ना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यूज करती है कॉमर्शियल पेपर टाइप की चीजें, जिससे कि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जनरेट करती है। तो कॉमर्शियल पेपर अगर उन्होंने इशू किया, कॉमर्शियल पेपर बेसिकली कौन कवर होता है, किसके अंदर कवर होता है, तो ये आरबीआई के अंदर कवर होता है। आरबीआई परमिशन देती है और उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, मतलब कमर्शियल पेपर इशू करके मनी रिसीव कर सकती है। तो उस प्रोविजन के तहत अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो पैसा भी आपका डिपॉजिट नहीं कहलाता। सिक्स पॉइंट आता है कि कोई भी पैसा आपको मिला किसी और कंपनी से, नॉट अ पर्सन, नॉट अ मेंबर, किसी और कंपनी से आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो पैसा भी आपका डिपॉजिट नहीं कहलाता। अगला पॉइंट आता है कि कोई भी पैसा आपको मिला टुवर्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब जैसे आपने देखा है कि जब शेयर इशू की जाती है तो पैसा आता है हमारे पास पब्लिक से। अब पब्लिक से हमें पैसा मिला और उस पैसे को आपको पता है कि उसके बदले आपको शेयर्स देने होते हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर हम शेयर्स नहीं दे पाते तो उसको 60 डेज के अंदर हमें रिपेमेंट करना हो, सॉरी 60 डेज के अंदर शेयर्स अलॉट करने होते हैं। अगर हम शेयर्स अलॉट नहीं कर पाते तो अगले 15 दिनों के अंदर मुझे उसको रिपेमेंट कर देना होता है। ये दो प्रोविजन आपने पढ़ा है। 60 डेज में या तो शेयर्स अलॉट कर दो, अलॉट नहीं हो रहा तो उस 60 डेज के एक्सपायरी होने के बाद अगले 15 डेज के अंदर आपको उसको वापिस कर देने हैं उसके पैसे। अब ये दोनों चीज आपने फुलफिल नहीं की तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा आपके पास अभी भी पड़ा हुआ रह गया। तो वो जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है उस पैसे को हम क्या मान लेंगे, डिपॉजिट मान लेंगे। तो इसके ऊपर एक्सेप्शन आ गया। इन जनरल हम कह रहे हैं कि भैया सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा आएगा वो डिपॉजिट नहीं कहलाता, किंतु परंतु वो 60 और 15 डेज, टोटल 75 डेज बीत गए, स्टिल पैसा आपके पास है तो उसको हम डिपॉजिट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आया तो किससे है, पब्लिक से आया है। ठीक है ना। इसके ऊपर एक और क्लैरिफिकेशन है क्या कि अगर सपोज करो पुराने वाले एक्ट की बात करते हैं 1956 की, ये जो अब क्लैरिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये आज की डेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कब एप्लीकेबल हुआ, जब ये ताजा ताजा एक्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे है, हो सकता है पुराने कुछ क्वेश्चन आपसे आ जाए, टकरा जाए एग्जाम के अंदर, तो इसलिए समझ लेते हैं इस वाले पैराग्राफ को। अदरवाइज ये आज के टाइम प्रेजेंट डेट पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो प्रोविजन की यहाँ पे बात हो रही है, क्या प्रोविजन है
कि सपोज करो किसी ने कोई पैसा रिसीव किया है पिछले वाले एक्ट के तहत, मतलब 1956 वाले एक्ट के तहत और सेबी एक्ट के तहत, जो भी है सेबी एक्ट या 1956 वाले एक्ट के तहत किसी ने सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव कर लिया 1 अप्रैल 2014 से पहले। 1 अप्रैल 2014 बेसिकली क्या है, तो इस चैप्टर के अंदर कई जगह पे डेट दिखाई देगी। ये डेट आपको पता है, दिस इज दी कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट मतलब कि इस दिन से हमारा ये वाला एक्ट इफेक्टिव हो गया था और पुराना वाला एक्ट जो था वो एबॉलिश हो गया, मतलब वो इफेक्टिव नहीं रहा। जो 2013 एक्ट है ये हमारा एप्लीकेबल हो गया था 1 अप्रैल 2014 से। तो इसी डेट के ऊपर काफी सारी कट ऑफ की लेकर ट्रीटमेंट्स आती है ना। अब किसी को कोई पैसा किसी कंपनी ने रिसीव किया पुराने एक्ट या सेबी के तहत 1 अप्रैल 2014 से पहले, और उसने उस पैसे को डिस्क्लोज भी किया अपने 31 मार्च वाले बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि 1 अप्रैल 2014 से पहले आया तो 31 मार्च 2014 की जो उसकी बैलेंस शीट बनी उसने उसको डिस्क्लोज भी किया। ठीक है जी। फिर 31 मार्च 2015 आया। 31 मार्च 2015 तक भी उसने अगर उस पैसे के बदले शेयर्स अलॉट नहीं किए, अभी तक वो पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, उसने उसके बदले में अलॉटमेंट नहीं की, तो 31 मार्च 2015 के बाद उसको 2 महीने मतलब 60 डेज का जो टाइम मोहलत दी जाती है वो और दी जाएगी। वो 2 महीने और बीत गए, मतलब कौन सी डेट आ गई, 1 जून 2015। दोबारा से 1 अप्रैल 2014 से पहले किसी के पास पैसा आया, उसने उसको डिस्क्लोज कर दिया अपने 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट में, क्योंकि 1 अप्रैल 2014 से पहले आएगा तो ऑब्वियस सी बात 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट में तो दिखाई देगा ना। उसने वहां दिखा दिया। 1 साल बीता, आपका 31 मार्च 2015 आ गया, आपने अलॉटमेंट अभी तक नहीं करी। ठीक है जी, नहीं करी अलॉटमेंट 31 मार्च 2015 तक भी अगर आपने नहीं करी है तो उसके बाद आपको 60 डेज और दिए गए, मतलब आपको टाइम दे दिया गया 1 जून 2015 तक। अब 1 जून 2015 तक या तो आप उसको रिटर्न कर दो उसके पैसे को, नहीं तो आपको इस एक्ट के प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ जाएगा, मतलब उस पैसे को फिर आपको एज अ डिपॉजिट मानना पड़ जाएगा। अभी तक तो कहा गया पुराने एक्ट के तहत आपने लिया था, पुराने एक्ट में इस टाइप की बातें नहीं थी तो चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका आपको टाइम पीरियड दिया गया वो टाइम पीरियड तक आपको उसको एप्लीकेबल कर लेना है। अगर नहीं हुआ तो वो जो आपके पास पैसा रह जाएगा उसको हम क्या मान लेंगे, डिपॉजिट, और फिर डिपॉजिट के ऊपर जितनी भी कंप्लायंसेस है वो सारी आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर ये बताया गया एक और क्लैरिफिकेशन के थ्रू कि भैया रिटर्न का मतलब रिटर्न है, किसी भी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, मतलब कोई आपसे लेन देन था आपने उसके थ्रू सेटल कर लिया कि चलो जी कोई पैसे देने थे अब नहीं देने, वो हमारा एप्लीकेशन वाला जो पैसा आया हुआ था उसको आपने कहीं और ट्रांजेक्शन में यूज कर लिया, किसी क्रेडिटर से, डेटर से, किसी से भी, किसी प्रकार की एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रीपेमेंट या रिटर्न का मतलब रिटर्न है कि आपको रिटर्न ही करना है, उसको एडजस्ट नहीं करना। अगर एडजस्ट करोगे तो वो आपका रिफंड नहीं माना जाएगा। नाउ अगला पॉइंट आता है आपका 8th नंबर का, जो कहता है कि कोई भी पैसा अगर हमें रिसीव हुआ है किसी भी डायरेक्टर से या फिर किसी भी डायरेक्टर के किसी रिलेटिव से, तो उस पैसे को भी हम यहाँ पे नहीं मानते। मेंबर से नहीं हुआ, ध्यान देना, मेंबर से नहीं हुआ है, डायरेक्टर से हुआ है या डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा रिसीव हुआ तो वो पैसा भी आपका डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। फिर यहाँ पे शर्त क्या आती है कि जो भी डायरेक्टर या उसका रिलेटिव होगा उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कंपनी को। क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि हम जो आपको ये पैसा दे रहे हैं ये पैसा हमने किसी से बोरो करके नहीं लाए, मतलब ये हमारा अपना पैसा है, ऐसा नहीं कि हम किसी से बोरो करके लाए हों और फिर कंपनी को डिपॉजिट दे रहे हैं, तो वो आपका एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी, उसके अंदर फिर यहाँ पे कुछ झोल होने के चांसेस हैं। तो इसलिए एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो हम ये पैसा दे रहे हैं, डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे किसको, कंपनी को, कि जो हम ये पैसा दे रहे हैं कंपनी के अंदर, डायरेक्टर हो चाहे उसका रिलेटिव हो, ये पैसा हमने किसी से भी बोरो नहीं किया हुआ, किसी से भी हम ये उधार लेके नहीं आए हैं। और इस चीज का जिक्र वो कंपनी करेगी अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, मतलब कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगा उसमें भी इस चीज का जिक्र किया जाएगा कि इन डायरेक्टर चाहे इन रिलेटिव्स ने इतना इतना पैसा दिया हुआ है अलॉन्ग विद दैट डिक्लेरेशन कि वो उन्होंने किसी से बोरो करके नहीं लाया। ठीक है, तो ये आपका आता है डायरेक्टर वाला पॉइंट, विच इज पॉइंट नंबर 8। नाउ पॉइंट नंबर 9 आता है कि अगर हमने कोई बॉन्ड या डिवेंचर इशू किया और उसके थ्रू पैसा आया हमारे पास, और वो जो हमने इशू किया वो हमारा सिक्योर्ड है, नंबर 1 कि वो जो हमने इशू किया है वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट एनी एसेट जो कि आपके शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होते हैं, फिक्स एसेट्स वगैरह। ठीक है, उन एसेट के अंदर या तो सिक्योर्ड है या फिर वो जो डिवेंचर्स या बॉन्ड्स हैं वो कन्वर्टेबल हैं, वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 10 ईयर्स। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन है, नंबर 1 इधर सिक्योर्ड और कन्वर्टेबल, अगर सिक्योर्ड है तो भी वो आपका डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, अगर कन्वर्टेबल है तो भी वो आपका डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना है कि सिक्योर्ड में जहां बात की जा रही है वहां एसेट्स को जो लिया जा रहा है उस एसेट्स के अंदर एक्सक्लूडिंग है इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स को आपको काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को ही लेना है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, फिर बात क्या आई कि अगर बात करें सिक्योर्ड होगा, सिक्योर्ड को लेकर दूसरा नंबर 1 सिक्योर्ड को लेकर पॉइंट क्या था कि भैया सिर्फ टेंजिबल एसेट्स होंगे, इंटेंजिबल को आपको काउंट नहीं करना। नंबर 2 जो सिक्योर्ड होगा तो सिक्योर्ड में आप क्या देखोगे कि जो आपकी एसेट्स की मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा के वो बॉन्ड्स या डिवेंचर्स नहीं होने चाहिए।
मतलब जब सिक्योरिटी देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हमारा एसेट उसके अगेंस्ट सिक्योर किया जाएगा उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा के हमारे डिवेंचर या बॉन्ड इशू ना किए गए हों। अगर उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा के डिवेंचर और बॉन्ड इशू किए जाएंगे तो वो सिक्योर्ड नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा। ऑब्वियसली पार्टली अनसिक्योर्ड को भी यहाँ पे अनसिक्योर्ड कहा जाता है, ये चीज आपको और दिमाग में ध्यान रखनी है। मतलब कि फुल्ली सिक्योर्ड है तभी सिक्योर्ड है। अगर किसी भी पैसे को हमने रेज किया उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी हमने लगाई है वो सिक्योरिटी अगर उसको फुल्ली कवर करती है तभी वो सिक्योर्ड माना जाता है डेट हमारा। अदरवाइज अगर उसको पार्टली कवर करती है तो भी वो अनसिक्योर्ड है, और अगर कुछ भी कवर नहीं करता तब भी वो अनसिक्योर्ड है। फुल्ली कवरेज में ही वो सिक्योर्ड डेट माना जाता है। ये टर्म भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हमने कोई डिवेंचर या बॉन्ड इशू किया है तो वो भी हमारा डिपॉजिट नहीं कहलाता। फिर अगला पॉइंट आया कि ऊपर किसको कवर कर दिया गया, सिक्योर्ड को और कन्वर्टेबल को। अब नीचे कहता है कि भैया सिक्योर्ड भी नहीं है कन्वर्टेबल भी नहीं है, मतलब ना ही वो सिक्योर्ड है ना ही कन्वर्टेबल है, लेकिन वो लिस्टेड है किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। हमने कोई पैसा रेज किया किसी नॉन कन्वर्टेबल एंड अनसिक्योर्ड की फॉर्म में, और लेकिन बशर्ते उसके साथ अलॉन्ग विद क्या है कि वो लिस्टेड है किसी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो भी वो हमारा क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। 10th पॉइंट आपके पास आता है, कोई भी पैसा आपको रिसीव हुआ एम्प्लॉय से। अब एम्प्लॉय से कोई पैसा मिल रहा है लेकिन वो पैसे की जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी की अगर सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ तो एनुअल सैलरी होगी 1,20,000, तो उससे जो आपको पैसा मिलेगा वो 1,20,000 तक मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। उससे ज्यादा मिलेगा फिर तो डिपॉजिट हो जाएगा। उतने तक अगर आपको पैसा मिल रहा है, नंबर 1। और दूसरा कि वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, मतलब उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। उन्होंने जो एम्प्लॉय ने पैसा दिया है उसके बदले आपको कोई इंटरेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, तो वो पैसा भी आपका जो आपको मिला है कंपनी के अंदर वो डिपॉजिट नहीं कहलाता, जो एम्प्लॉय से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि और किसी से कोई नॉन इंटरेस्ट बियरिंग पैसा आपको रिसीव हो, आपको मिले या किसी ट्रस्ट को मिल जाए, आपकी रिलेटेड ट्रस्ट को, तो वो टाइप के पैसे भी जो आपको रिसीव हो रहे हैं, थिंग इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे है कि वो इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्ट बेयरिंग अगर नहीं है तो भी वो डिपॉजिट हमारा नहीं कहलाता इजी फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है नॉर्मल बिजनेस की बात, कि भैया कई सारे ऐसे पैसे जो हम रिसीव करते हैं इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हमें कुछ पैसे मिलते हैं तो इसके अंदर अच्छी खासी कैटेगरी आएंगी। इन सभी पैसों को भी हम क्या नहीं मानते, डिपॉजिट नहीं मानते। ऑब्वियसली बात है, मानना भी नहीं चाहिए। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि कोई भी एडवांस पैसा मुझे मिला, हम नॉर्मली सेल करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले हमें कोई पैसा मिला एडवांस में, कि हमें कोई सामान बेचना था, उसने हमें एडवांस दे दिया, हम उसको 2-4 महीनों के बाद सामान दे देते हैं। नॉर्मल प्रोविजन में ऐसा काम चलता है कि एडवांस पेमेंट आती है, उसके बदले हम उसको सामान दे देते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा एडवांस मिल रहा है सामान के लिए, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए, और वो एडवांस को आपने सेटल कर दिया विद इन 365 डेज, 365 डेज के अंदर अगर वो पैसा आपका सेटल हो गया, एप्रोप्रिएट हो गया, तो उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि सपोज करो आपकी सर्विसेज होती है लीगल प्रोसीडिंग वगैरह की, आप सपोज करो एडवोकेट हो, आप एडवोकेट की सर्विसेज देते हो, लीगल प्रोसीडिंग्स है, तो क्या जरूरी है ऐसा कि आपको जो एडवांस मिला उसकी जो आप केस लड़ रहे थे उसको आप 365 दिन में उसका इसका फैसला हो ही जाएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी एडवांस मिला है जो कि रिलेटेड है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तो उस केस में 365 डेज वाला प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होता। उसके लिए टाइम लिमिट आपकी है 365 डेज की, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती। बट अदर देन लीगल प्रोसीडिंग आपका जो एडवांस है वो एप्रोप्रिएट होना जाना चाहिए, मतलब सेटल होना जाना चाहिए 365 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, सिंपल कि बिजनेस पर्पस के लिए इस टाइप के एडवांस मिलेंगे, चल जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन के थ्रू आपको कोई पैसा मिलता है, मतलब कि आपने सपोज करो कि एडवांस मिला कि आप किसी को कोई बिल्डिंग बेचने वाले हो या फिर बिल्डिंग रेंट पे देने वाले हो, दोनों में से किसी भी पर्पस के लिए आपको कोई एडवांस पैसा मिल गया, तो वो जो एडवांस पैसा है वो भी आपका क्या नहीं कहलाएगा, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। ऑब्वियसली बात है, कहलाना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट कहता है कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि कई बार जब हम माल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे होते हैं तो जो सप्लायर सामान भेज रहा होता है वो कहता है यार हम तुम्हें सामान भेजते रहते हैं, कल को तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया, कुछ भी इश्यू हो गया, तो हम किसको ढूंढने जाएंगे कि किससे पैसे लेने। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे पास जमा कर दो, 50,000 1 लाख रुपए का, हम तुम्हें सामान भेजते रहेंगे, कल को तुम्हारा कोई डिफॉल्ट भी हो गया तो हम वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट कर लेंगे, और अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो तुम्हारे पैसे रखे हैं, बाद में वापस ले लेना। तो इस टाइप से भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट के प्रोविजंस होते हैं, नॉर्मल लाइफ के अंदर होते हैं। तो इस टाइप की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है। कई सिक्योरिटी डिपॉजिट परफॉर्मेंस रिलेटेड भी होते हैं, मतलब कि सपोज करो आपके पास कोई ऑर्डर आया, और ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत आपको कुछ सपोज करो कोई क्लॉथ तैयार करके देनी है, टी शर्ट सपोज बना के देनी है। अब टी शर्ट्स का कोई स्टैंडर्ड उन्होंने तय किया कि भैया इस क्वालिटी की टी शर्ट्स होंगे, ठीक है। साथ ही में वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा लेते हैं कि भैया हमने तुम्हें पेमेंट तो कर दिया, पेमेंट तो पूरी कर दी,
पर उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी काट लिया या सिक्योरिटी आपसे एडवांस में ले लिया कि अगर उसकी क्वालिटी अप टू मार्क नहीं हुई ना तो उतनी पेमेंट तुम्हारी काट ली जाएगी सिक्योरिटी में से। तो इस टाइप की चीजों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड या फिर क्वालिटी बेस्ड भी सिक्योरिटी रखी जाती है। द थिंग इज नॉर्मल बिजनेस कोर्स के अंदर आपकी कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है तो वो भी डिपॉजिट नहीं कहलाता। अगला कहता है कि सपोज करो कोई आप कैपिटल गुड्स बना रहे हो अदर देन बी पॉइंट वाला। बी पॉइंट में क्या था, इमूवेबल। तो मतलब हम कह सकते हैं कि डी पॉइंट के अंदर मूवेबल की बात हो रही है। मतलब कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई मूवेबल गुड्स है ऐसा जो कि आप बना रहे हो और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मतलब लंबा टाइम उसके अंदर लगता है। तो हो सकता है कि जब हम बनाते रहते हैं उसको और बनने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि जो बी पॉइंट था उसके अंदर किस तरीके से हो सकता है कि सपोज करो प्रॉपर्टी बना रहे हो, किसी की बिल्डिंग बना रहे हो, तो इमूवेबल है, उसकी कंसिडरेशन में हमारे पास कुछ कुछ पैसा आ रहा है तो वो आपका बी में कवर हो गया। बट कोई इमूवेबल सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी भी ऐसी हो सकती है, मूवेबल गुड्स भी ऐसा हो सकता है जो कि लंबे प्रोजेक्ट का हो, जिसके अंदर टाइम ज्यादा लगे, उसके अंदर टाइम ज्यादा लगे। तो अगर उसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा तो हम जब बनाते रहेंगे तो जितना प्रपोर्शन में काम करते जाएंगे उतनी प्रपोर्शन के काम होने पे आपको पेमेंट भी मिलती रहेगी प्रोपोर्शनल बेसिस पे। तो वो जो आपको एडवांस पैसे मिलते जा रहे हैं उस टाइप के एडवांस पैसे भी आपके डिपॉजिट नहीं कहलाते। फिर अगला कहता है कि कोई एडवांस आपको पैसा मिला फ्यूचर सर्विसेज के लिए, जैसे कि मेंटेनेंस की सर्विसेज होती है या वारंटीज वगैरह के लिए होती है, तो उसके लिए हमें एडवांस में पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो वो जो एडवांस पैसा मिला है आपको किसी भी वारंटी वगैरह किसी भी चीज के लिए, वो मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एडवांस आपका डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। कंडीशंस क्या है कि उसके लिए एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस जो आपको उसके बदले में सर्विसेज देनी है उसकी जो नॉर्मल लाइफ होगी वो होगी जो कि कॉमनली मार्केट में चलती है, या फिर 5 इयर्स विच एवर इज लोअर। मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज करो आपको एसी का या किसी कंप्यूटर के किसी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी का एएमसी का चार्ज मिल गया, एएमसी की मेंटेनेंस का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो एएमसी का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो 2 साल का मिलेगा, 4 साल का मिलेगा, जनरली यही होगा नॉर्मल कॉमन पार्लेंस के अंदर, इतना ही पीरियड का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सपोज करो आप कहते हो जी हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमें जो एडवांस पैसे मिल रहे हैं इसके बदले हमें सर्विसेज देनी है अगली 10 साल तक, तो 10 साल नहीं माना जाएगा, 10 साल और 5 साल विच एवर इज लोअर इज 5 ईयर। तो आपका वो जो एडवांस है वो 5 साल तक का अगर है तब तो वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। 5 साल के बियॉन्ड का अगर एडवांस मिल जाता है आपको 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए तो वो आपका डिपॉजिट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट इसने बता दी है कि एक नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस की होनी चाहिए या मैक्सिमम 5 इयर्स। 5 इयर्स अपने आप में बहुत है, इससे ज्यादा कि आपको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं मिलते हैं इन जनरल। नाउ फिर कह रहा है कि कोई भी आपको एडवांस कंपनी को मिलता है किसी भी सेक्टोरल रेगुलेटर विद डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस टाइप की कोई पैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू किसी सेक्टोरल रेगुलेटर के थ्रू भी अगर कोई पैसा में रिसीव होता है इन फॉर्म ऑफ एडवांस तो वो भी आपका डिपॉजिट नहीं कहलाता। फिर कहता है कि अगर कोई सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि जो पब्लिकेशन की सब्सक्रिप्शन होती है उसके पर्पस के लिए कोई एडवांस मिल गया, जैसे कि प्रिंट मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, उनके पर्पस के लिए आपको कोई एडवांस पैसा भी मिला है तो वो भी आपका इसमें कवर नहीं होगा, वो भी आपका नॉर्मल बिजनेस है, वो भी आपका चलेगा। नाउ फिर इसके अंदर क्या चीज आई, ए बी और डी 3 क्लॉज के ऊपर कुछ पॉइंट कह रहा है। क्या पॉइंट कह रहा है कि ऊपर 3 पॉइंट आए थे। तीसरे पॉइंट में पहला ए जो था वो क्या था कि जहां पे हमें कोई एडवांस मिलता है सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए। बी क्या था, जहां पे हम इमूवेबल का कंसिडरेशन की बात कर रहे थे। डी क्या था कि अदर देन बी की बात कर रहे थे, वहां पे हमारे मूवेबल कंसिडरेशन की बात हो रही थी लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की। तो इन तीनों पॉइंट में कहा जाता है कि सपोज करो इन तीनों पॉइंट के तहत आपने कोई पैसा ले लिया, कल को वो रिफंडेबल करना पड़ा, मतलब आपको पैसा वो एडवांस वापस करना पड़ा, उसके बदले में आपने सर्विसेज नहीं दिया, सामान नहीं दिया, मूवेबल या इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, उसके बदले में आपको पैसा ही रिटर्न करना पड़ गया। और बाद में ये भी पता लगा कि वो जो पैसा आपने लिया था उसको लेने का ना ही आपके पास कोई अप्रूवल था कंपनी के पास, ना ही उसके लिए आप ऑथराइज थे, ना ही आपके पास उसका परमिशन था। तो अगर ऐसा सिनेरियो अराइज होता है कल को फ्यूचर में, तो उस केस में क्या कहा जाएगा, उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। उन पैसों को क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट। डिपॉजिट कब माना जाएगा, जिस दिन वो ड्यू हुआ रिफंड के लिए, और ड्यू होने के बाद के 15 दिन तक भी अगर आप रिफंड नहीं कर पाए, मतलब उन तीनों पॉइंट के तहत वो ड्यू हो गया, ड्यू होने के बाद चलो जी ड्यू हो गया कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन के अंदर रिफंड कर दिया, बात खत्म हो गई। पर 15 दिन के अंदर भी अगर आप रिफंड नहीं कर पाए तो 15 दिन के बाद से वो क्या करार कर दिया जाएगा, एक टाइप का डिपॉजिट। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपका बिजनेस वाला एरिया का पूरा पूरा खत्म होता है, जो कि पॉइंट नंबर 12 में था। ना पॉइंट नंबर 13 आता है क्या कि कोई भी पैसा में रिसीव हुआ किससे, प्रमोटर से, प्रमोटर्स के द्वारा कंपनी को पैसा मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। और अलोंग विद दैट यहाँ पे कुछ स्टिपुलेशन की बात है। स्टिपुलेशन मतलब कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तें क्या हैं, कुछ कंडीशंस क्या हैं कि लोन जो हमें मिला अनसिक्योर्ड फॉर्म में, जो लोन मिला है उसका जो मतलब स्टिपुलेशन, जो उसकी कंडीशंस है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लगाई होगी वो लगाई है प्रमोटर्स के ऊपर, ना कि कंपनीज के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2
जो लोन हमें प्रोवाइड किया गया है वो या तो प्रमोटर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है या उसके रिलेटिव्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है या दोनों ने मिलकर प्रोवाइड किया है। और नंबर 3 कि वो जो लोन की रीपेमेंट है, जब तक वो रीपेमेंट नहीं हो जाती तब तक ही ये एग्जेप्शन रहेगी, उसके बाद ही हमारा एक्सेप्शन नहीं रहेगा। मतलब जो हमें एग्जेप्शन मिली किस चीज की, किसको डिपॉजिट नहीं माना जा रहा है, वो तभी तक नहीं माना जाएगा जब तक उस लोन की रीपेमेंट नहीं होती। रीपेमेंट हो गई तो उसके बाद एक्सेप्शन हमारा ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इन सिंपली आपको बता दो, स्टिपुलेशन को आप छोड़ दो। यहाँ पे सिंपली ये समझो कि कोई भी पैसा मुझे मिला किससे, प्रमोटर से, इन फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, चाहे प्रमोटर से मिले चाहे उसके रिलेटिव से मिले। सेम ऐसा ही पॉइंट ऊपर आया था जहां डायरेक्टर से या डायरेक्टर के रिलेटिव से मिल रहा था, कहीं ना कहीं उसी से सिंपलर है। स्टिपुलेशन में आपको ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई भी अमाउंट रिसीव होता है निधि कंपनी को। निधि कंपनी में आपको पता है कि मेंबर्स होते हैं जो कि अपने पर्पस के लिए, अपने फायदे के लिए ही एक तरीके से कम्युनिटी टाइप का फॉर्म होता है वहां पे। तो उस टाइप के फॉर्म में आपको निधि कंपनी के अंदर जो पैसा मिला, जो रिसीव होता है सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में, तो वो जो पैसे होते हैं वो पैसे भी आपके डिपॉजिट नहीं कहलाते। फिर कहता है कि भैया चिट फंड एक्ट 1982 के द्वारा जो चिट फंड के थ्रू आपके पास सब्सक्रिप्शन आता है, चिट फंड में पता है जो कहते हैं कमेटी के फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे बोलियां वगैरह लगती हैं, इस टाइप की कुछ चीजें होती हैं, तो उसके थ्रू भी जो सब्सक्रिप्शन मेंबर से रिसीव हो रहा है या पब्लिक से रिसीव हो रहा है, उस टाइप के पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं कहते। फिर कहा जा रहा है क्या कि सपोज करो कोई कंपनी है वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाती है अपनी कंपनी के अंदर, और उसके लिए वो फॉलो करती है रेगुलेशन सेबी की, मतलब सेबी से उसने परमिशन लिए हुए हैं और उसके सारे रूल्स के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में लोगों से पैसा रिसीव करती है कि भैया तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में लोगों से पैसा। इसका एक और एग्जांपल अभी आगे देखने को मिलेगा, जैसे म्यूचुअल फंड टाइप की चीजें होती हैं। तो जिनको म्यूचुअल फंड के पैसे मिल रहा है, जिन कंपनीज को म्यूचुअल फंड के हम पैसे दे रहे हैं, वो पैसे क्या डिपॉजिट्स है? नहीं, वो डिपॉजिट भी नहीं है, बशर्ते कि वो वही सेबी के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो वैसे ही अगर कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कोई कंपनी चला रही है और सेबी का परमिशन है, सेबी को कायदा वो फॉलो कर रही है, सारे उसके रेगुलेशंस का पालन कर रही है, तो उस टाइप के पैसे भी जो उस कंपनी को मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, वो पैसों को भी वो डिपॉजिट नहीं कहते। फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर रिसीव होता है किसी भी स्टार्टअप कंपनी को बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, मतलब कि कोई स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी पैसा रेज करती है किसी से और उसको कन्वर्टेबल नोट दे देती है, और 25 लाख रुपए कम से कम आने चाहिए, उससे कम नहीं, 25 लाख या उससे ज्यादा कुछ भी पैसा है। सपोज करते हैं कि 40 लाख रुपए किसी स्टार्टअप कंपनी को मिले, तो वो जो पैसा मिला और उसके बदले कंपनी ने उसको क्या दिया, एक कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट का मतलब क्या है कि भैया तुम जो ये मुझे 40 लाख रुपए दे रहे हो, इसके बदले हम आपको इक्विटी शेयर्स देंगे, और अगर नहीं दे पाए तो 5 साल के अंदर आपको ये रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एक साथ। एक साथ का मतलब एक साथ टुकड़ों में नहीं, ऐसा नहीं इंस्टॉलमेंट में रिपेमेंट होगी, एक साथ रिपेमेंट हो जाएगी विद इन 5 ईयर्स। तो दो कंडीशन यहाँ पे, इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल नोट, इधर इट इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स और रिपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल होगी। तो इस टाइप की सिचुएशन में भी जो पैसा हमें रिसीव होगा, हमें मतलब स्टार्टअप कंपनीज को, उसको भी आपका डिपॉजिट नहीं कहा जाता। अब स्टार्टअप कंपनी कहते हैं, हमने एक बार पहले भी देखा है, स्टार्टअप कंपनी का मतलब होता है कि या तो वो स्टार्टअप कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनीज होती है, और नंबर 2 जो हमारी कंपनी मतलब डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसके द्वारा वो क्या होनी चाहिए, आपकी ऑथराइज होनी चाहिए एज अ स्टार्टअप कंपनी, जो हमारा डिपार्टमेंट है, बेसिकली सरकारी डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन है कि भैया प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, चाहे वो इस एक्ट के अंदर बनी हो चाहे पिछले एक्ट के अंदर बनी हो, और रिकॉग्नाइज होना चाहिए एज अ स्टार्टअप, किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो आपकी ये डिपार्टमेंट है बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। तो इस टाइप के डिपार्टमेंट ने अगर उसको कैटेगराइज किया हुआ, रिकॉग्नाइज किया हुआ कि हाँ जी ये स्टार्टअप कंपनी है और वो कंपनीज एक्ट के अंदर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में काम कर रही है, तो उन कंपनीज के लिए ये प्रोविजन हमारे पास आ जाता है। कन्वर्टेबल नोट का मतलब क्या है, तो कुछ खास नहीं, कंपनी ने पैसा लिया, आपको एक एविडेंस दे दिया, एक दस्तावेज दे दिया कि भैया इसके तहत या तो आपको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे या फिर 5 साल के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे, तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम कन्वर्टेबल नोट कहते हैं, नथिंग एल्स। नाउ आपका आता है 17 पॉइंट। 17 पॉइंट में जैसे हम बात करते थे म्यूचुअल फंड वगैरह की, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है हमारी, कोई कंपनी है, उसका काम है म्यूचुअल फंड का, और म्यूचुअल फंड के लिए हमारे पास पैसे आते हैं, या और किसी टाइप की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का यहाँ पे नाम लिया गया है, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड का नाम लिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का नाम लिया गया है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का नाम लिया। तो इस टाइप की कोई भी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हम पैसा मंगाते हैं, म्यूचुअल फंड का नाम लिया गया है, और हम सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और सेबी के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो इस टाइप के पैसे को भी हम डिपॉजिट नहीं कहते। ठीक है, ओके, तो ये आपके 18 के 18 पॉइंट थे बेसिकली। अब इसके अंदर एक नोट क्लैरिफिकेशन के लिए है, एंड दैट्स ऑल, ये फिर हमारा खत्म हो जाएगा। ये नोट बेसिकली क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि सपोज कीजिए किसी को 1 अप्रैल 2014 से पहले कोई पैसा मिला, ठीक है, क्या कह रहा है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अमाउंट रिसीव बाय प्राइवेट कंपनीज फ्रॉम देयर मेंबर्स, डायरेक्टर्स, देयर रिलेटिव्स बिफोर 1 अप्रैल 2014, मतलब 1 अप्रैल 2014 से पहले किसी भी मेंबर से पैसा आया, डायरेक्टर से आया, रिलेटिव से आया, तो उसको हम डिपॉजिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे।
करंट एक्ट का तो आपको पता लग गया कि भैया करंट में क्या है कि मेंबर से आया तो डिपॉजिट मान लेंगे, डायरेक्टर या रिलेटिव से आता है डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से तो उसको नहीं मानते। लेकिन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2014 से पहले कराया तो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया हुआ कि भैया कोई भी पैसा ऐसा आ रखा होगा बिफोर 1 अप्रैल 2014 तो उन पैसों को हम डिपॉजिट नहीं मानते। कंडीशन क्या है कि आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने नोट्स के अंदर। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट रिसीव कहते हैं, उसके अंदर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि ऐसा पैसा कितना आ रखा है और आपने इन पैसों को किस हेड में रखा हुआ है अपने बैलेंस शीट के अंदर। मतलब जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर कितना पैसा ऐसा है और किस हेड के अंदर है, उसका आपको डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ेगा अपने नोट्स के अंदर। कंडीशन नंबर 1। दूसरी बात आती है कि सपोज करो वो डिपॉजिट आपके पास आ गया, उसकी कुछ टाइम लिमिट के लिए आया था, उसके बाद 1 अप्रैल 2014 के बाद या तो आप नया डिपॉजिट ले रहे हो या तो उसी पुराने डिपॉजिट को आप रिन्यू करवा रहे हो फर्दर पीरियड के लिए। तो उस सिचुएशन के अंदर वहां पे क्या होगा, कंपनी एक्ट 2013 लगेगा और फिर इसके रूल्स देखे जाएंगे कि भैया मेंबर से आया है तो समथिंग समथिंग सारे प्रोविजंस आपके फॉलो होने चाहिए और दैट इज डिपॉजिट। डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से आया है तो वो डिपॉजिट करार नहीं होगा। तो द थिंग इज कि 1 अप्रैल 2014 से पहले कहानी होगी तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे, आपको बस एक डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद का पैसा होगा तो उसके ऊपर आपका कंपनी एक्ट 2013 के जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट के वो सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे। फिर हम छांटेंगे कि भैया मेंबर से आया तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, डायरेक्टर रिलेटिव से आया तो क्या क्या प्रोविजन, क्या क्या डिक्लेरेशन वगैरह की जरूरत है, वो सारी होनी चाहिए। ठीक है, द थिंग इज कि ये एक्ट आपके ऊपर पूरा पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा उस सिचुएशन में। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट ये 18 पॉइंट्स थे, बहुत सही से आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। नाउ बात करते हैं सेपरेट पार्ट।